नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त आलोक कुमार। अभिवादन स्वीकार कीजिए मेरा। आज बात बिहार की, बिहार में कांग्रेस पार्टी की, और इस सवाल के साथ कि क्या कांग्रेस पार्टी बिहार की बाजी पलटने वाली है। इस सवाल के साथ क्या कांग्रेस पार्टी तेलंगाना के अंदाज में बिहार में ऐसा कोई चमत्कार करने वाली है कि भारतीय जनता पार्टी या जेडीयू या फिर उसके सहयोगी आरजेडी देखती ही रह जाए, कांग्रेस पार्टी अपना काम कर जाए। क्या कांग्रेस पार्टी मुकेश साहनी जैसे किसी चेहरे को सामने करने वाली मुख्यमंत्री के तौर पर, क्या कांग्रेस पार्टी अपने उम्मीदवार के तौर पर राजेश राम जो दलित समाज से आते हैं उसे सामने करने वाली है मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर। ये सारी स्थितियां तब बन रही हैं जो आप देख रहे हैं राहुल गांधी की यात्रा के दरमियान आगे आगे घोड़े दौड़ते हुए दिख रहे हैं। मवेशियों का जो प्रभाव है बिहार की जनता के अंदर अद्भुत है। अभी भी एशिया का सबसे बड़ा मवेशी मेला सोनपुर में ही लगा करता है, भले ही लोग वहां आमतौर पर मवेशी संबंध नहीं रखते हो। कांग्रेस पार्टी के इतिहास की बात करें, खासकर इंदिरा गांधी के इतिहास की बात करें, तो 1977 में हाथी पर सवार होकर ही इंदिरा गांधी ने बिहार का दौरा किया था, बिहार के बेलची का दौरा किया था। 14 अगस्त 1977 की वो तारीख थी जब इंदिरा गांधी बेदखल हो गई थी सत्ता से। इमरजेंसी के बाद जो कुछ हुआ था जनता पार्टी के अंदर, उसने कांग्रेस पार्टी को उखाड़ के फेंक दिया था। इंदिरा गांधी जैसे कद्दावर शख्स को सत्ता से उखाड़ फेंका था। और तब बेलची में कांड हुआ था। अगड़ी जातियों ने वहाँ के चमार मुसर जाति के 11 लोगों का नरसंहार कर दिया था। बेलची उस समय पटना जिला के मोकामा के पास का इलाका होता था, जब वो गांव अब आज के दिनों में नालंदा के इलाके में आता है। वहाँ पर 11 नरसंहार हुए थे, 11 लोगों का नरसंहार हुआ था दलितों का, और उससे न्याय दिलाने के नाम पर टूटी सड़कों और कीचड़ भरे रास्ते को तय करने के लिए इंदिरा गांधी हाथी पर सवार होकर आई थी। आज उनका जो पोता है, उनके बेटे का बेटा राहुल गांधी, इसी ढंग से घोड़ा अपने यात्रा के दौरान आगे दौड़ा रहा है। इवेंट मैनेजमेंट की कंपनियों का कमाल है। वो भले ही रथ पे, घोड़े पर नहीं बैठे हैं, लेकिन उनके रथ को खींच रहा है, उनकी कार को खींच रहा है आगे आगे दौड़ता हुआ घोड़ा। और इस अंदाज में कि बिहार का ग्रामीण इलाका पूरी तरह से उनकी यात्रा में, वोटर अधिकार यात्रा में उमड़ा है। उनको अब समझ में आ गया है कि बिहार की जनता का नब्ज क्या है। बिहार की जनता के नब्ज के बारे में आपको बता दें कि बिहार में अभी सबसे बड़ी आबादी गाँव में बसती है। आपको 13 करोड़ आबादी है बिहार की, बहुत बड़ी आबादी है, बहुत सघन आबादी है। उसमें सबसे ज़्यादा आबादी गांव में बसती है। और 34% लोग बिहार के आज भी ऐसे हैं जो बेहद गरीब हैं। देश के कह लें आप मोटे तौर पे सबसे ज़्यादा गरीब हैं। आर्थिक आंकड़े बताते हैं कि इन 34% बिहारियों के जीवन में सालाना सिर्फ 6,000 रुपये की आमदनी होती है। तो आप समझ लीजिए 1990 से सामाजिक न्याय वाली सरकार है वहाँ से। पहले लालू प्रसाद यादव ने कांग्रेस को हटा के वहाँ सरकार बनाया, उसका जेडीयू। तकरीबन 35 साल से वहाँ पर सामाजिक न्याय की सरकार है जो कहती है गरीबों की सरकार है। लालू यादव खुद गरीबों के मसीहा कहे गए। इन सब के बावजूद 34% लोग बिहार के आबादी का आप आकलन लगा लीजिए, 13 करोड़ आबादी में से 34% लोग मोटे तौर पर जिनकी आमदनी सालाना 6,000 रुपये है। जाहिर तौर पर उनके जीवन में बदलाव की जरूरत है। और कांग्रेस पार्टी ने इस नब्ज को समझा है। इस नब्ज को समझते हुए उसने वहाँ पे एक दलित चेहरे को अपना प्रदेश अध्यक्ष बना रखा है, राजेश राम है। राजेश राम में वो ओजस्वीपन नहीं है, आप कह सकते हैं। ओजस्विता तो कन्हैया कुमार में है जो लेफ्ट की राजनीति करते आए हैं, उसके बाद कांग्रेस में आए हैं। लेकिन जिस समाज से आते हैं, जिस परिवार से आते हैं, आंगनबाड़ी की सेविका की उनकी माँ रही हैं, जिनकी महीना की आमदनी 3,000 रुपये थी, उसमें लालन पालन करते हुए वो जेएनयू गए, वहाँ पढ़ाई किया। और वो एक चेहरा होकर के आए हैं जो अत्यंत आर्थिक तौर पे पिछड़ा समाज है, वर्ग से आते हैं। तो आप कुल मिला के आप देख लें बिहार की आबादी के हिसाब से ईबीसी, इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास, और दलितों की भी आबादी मिलाकर के बिहार के कुल आबादी का 63% आबादी, एक मजबूत आबादी है। इसके बीच से राजेश राम आते हैं, इसके बीच से मुकेश साहनी आते हैं। इनको चेहरा बना करके क्या कांग्रेस पार्टी ऐसा कुछ करने वाली है आने वाले नवंबर के चुनाव में कि पूरी बाजी ही पलट जाए, पूरी वो बात पलट जाए, सामाजिक न्याय का एक नया चरण सामने आ जाए। नया चरण की जो बात कर रहा हूँ, सामाजिक न्याय की बात कह रहा हूँ, तो वो मंडल का दौर था। बीपी सिंह ने मंडल आयोग लागू किया था, जिसमें ओबीसी का राजनीति का उभार हुआ था, जिसमें यादव और कुशवाहा, कुर्मी वगैरह जो पिछड़े जाति के लोग थे उनको आरक्षण देने की बात हुई थी। 27% आरक्षण की बात हुई थी। इसी के नाम पर लालू प्रसाद यादव उभर के चले आए। उस समय नीतीश कुमार भी उन्हीं के साथ होते थे, जनता दल में होते थे। ये अलग बात है कि वो बाद में उनमें बिखरा हुआ समता पार्टी में नीतीश कुमार आए 1993 में बगावत करते हुए। उसके बाद फिर उन्होंने जनता दल के तौर पर, अपने जनता दल यू के तौर पर कामकाज को शामिल रखा। 1997 में लालू प्रसाद यादव ने राष्ट्रीय जनता दल अपनी पार्टी बना ली अलग। तो जैसा कि मैं कह रहा था कि लेकिन जो स्थिति है, मंडल की राजनीति उभार के साथ साथ कमंडल की एक लड़ाई शुरू हुई।
उसमें कांग्रेस पार्टी उसी आरजेडी के साथ या जनता दल के साथ या वहीं लालू प्रसाद की पार्टी के साथ चली गई, जाना पड़ा, एन परोक्ष रूप से उनकी सरकार में शामिल रहना पड़ा ताकि उस सरकार को वो बीजेपी से बचा सकें, कमंडल की राजनीति बता सकें। और कुल मिलाकर आप देखेंगे इस 35 सालों में कांग्रेस पार्टी को परोक्ष तौर पर या कह लें नंबर 2 बन के, नंबर 3 बन के, नंबर 4 बन के सरकार में शामिल रहना पड़ा है। राबड़ी देवी की सरकार में शामिल रहना पड़ा है, लालू प्रसाद यादव की सरकार में शामिल रहना पड़ा है, फिर बाद के दिनों में जो 35 महीने की सरकार रही है अलग अलग मौक़ों पर नीतीश कुमार की सरकार, उसमें शामिल रहना पड़ा है जिसमें उन्होंने महागठबंधन के साथ गठजोड़ किया था। तो 2 नंबर या 3 नंबर की पार्टी रही है कांग्रेस पार्टी और सरकार चलाती रही 10 से 12 साल इस दरमियान 35 सालों में। लेकिन कांग्रेस का राज दरअसल जो राज कहलाता है 1990 तक था। बिहार में 40 साल तक उसने शासन किया था। मोटे तौर पर एक आप छोटा कालखंड कर्पूरी ठाकुर के उस कालखंड को छोड़ दें जिसमें बेलची हत्याकांड हुआ था, 1977 की बात है, सरकार बनी थी कर्पूरी ठाकुर को, उसी में वो बेलची हत्याकांड हो गया था। 14 अगस्त 1977 को इंदिरा गांधी आज़ादी के एक दिन पहले, आज़ादी की तारीख के एक दिन पहले बेलची पहुंची। वहाँ बड़ा इवेंट मैनेजमेंट तरीके से वो हाथी पर सवार होकर उन 11 जो नरसंहार पीड़ित परिवार थे उनके परिवार तक गई और पूरा पासा ही पलट गया कांग्रेस पार्टी का। जो दलित उनके खिलाफ चले गए थे वो सब उनके साथ हो गए। तो जो हालात है बिहार के, जो ज़मीनी हालात हैं, ज़मीनी हालात में कांग्रेस कहीं नहीं दिख रही। सच्चाई ये है, इस यात्रा से पहले की बात, उस सूरत की बात करें, कांग्रेस पार्टी की यह हालत है बिहार में। जो एक सच्चाई आप बता दें, जब मैं कह रहा हूँ कांग्रेस पार्टी बाजी पलट सकती, कहते हैं जो सबसे नीचे होता है उसी में सबसे ज़्यादा ताकत आती है। कांग्रेस पार्टी की बिहार में ये हैसियत है कि बीएलए ब्लॉक लेवल एजेंट्स बनाने की जब बात आई पॉलिटिकल पार्टी की ओर से, चुनाव आयोग ने मांगा तो कांग्रेस पार्टी के पास ब्लॉक लेवल पर संगठन नहीं था, उसके एजेंट बनाने की सूरत में वो नहीं थी। सबसे कम संख्या में अगर किसी पार्टी ने ब्लॉक लेवल एजेंट चुनाव आयोग को दिया है इस एसआईआर के मौके पर, विशेष मतदाता पुनरीक्षण अभियान के मौके पर, तो वो कांग्रेस पार्टी है। उसके पास बूथ लेवल वर्कर्स नहीं है, जिला में कार्यकर्ता नहीं। हाँ, ये बात अलग है कि 1990 की बात अगर करें, 1990 के आसपास जो कांग्रेस पार्टी में छात्र संगठन के लोग थे, एनएसयूआई के लोग थे, नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया के लोग थे, अब वहाँ कांग्रेस पार्टी के नेता के तौर पर हैं। उनकी परवरिश, उनके डीएनए में कांग्रेस पार्टी मौजूद है। उसको एक्टिवेट करके, रीएक्टिवेट कर कांग्रेस पार्टी 25-35 साल के बाद खड़ी हो सकती है, उन ब्लॉक लेवल तक पहुँच सकती है। उसके लिए कोई बड़ा विषय मुश्किल वाला काम नहीं है। लेकिन जिस ढंग से हवा बना है राहुल गांधी की इस यात्रा से, जिस ढंग से उन्हें सफलता मिल रही, इसमें कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव पीछे छूटते दिख रहे हैं। कांग्रेस पार्टी पूरे स्ट्रैटेजी से आगे बढ़ती हुई दिख रही है। यही एक वजह है कि कांग्रेस पार्टी ने अब तक ये नहीं कहा है कि बिहार में महागठबंधन का मुख्यमंत्री चेहरा कौन होगा, जबकि लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव पूरे प्रेशर में हैं कि कांग्रेस पार्टी इस बात का ऐलान कर दे तेजस्वी यादव ही महागठबंधन के मुख्यमंत्री के चेहरा होंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी की पूरी पेशबंदी है कि कांग्रेस पार्टी इस मुकम्मल हालत में हो कि कोई दलित चेहरा आ जाए, कोई अपारंपरिक चेहरा आ जाए, ठीक उसी अंदाज में जिस अंदाज में तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी ने कमाल कर दिखाया था रेवंत रेड्डी के नाम पर। अचानक से एक ऐसे समाज से वो एक नेता ले आई थी जिसकी ट्रेनिंग हुई थी एबीवीपी में। एबीवीपी जब बात मैं कह रहा हूँ तो उसकी ट्रेनिंग भारतीय जनता पार्टी में हुई थी। वो टहलता हुआ चला गया था टीडीपी में, चंद्रबाबू नायडू की सरकार में, पार्टी में, और वहाँ से कांग्रेस पार्टी उसे ले आई थी। मतलब बौरे करके कहीं और परवरिश हुई, अपना नेता बना दिया उसके ओजस्विता की वजह से अचानक से। और पूरी बाजी अचानक से चुनाव से पहले कहीं से दूर दूर तक नहीं लग रहा था बीआरएस के आगे कांग्रेस पार्टी कहीं खड़ी है। कोई मैदान में टिका हुआ लिख रहा था तो एआईएमएस थी, और उसके साथ साथ एएमएस कंट्रोवर्सी में पार करके बीजेपी कहीं ठहरी पड़ी थी। लेकिन जब चुनाव परिणाम आए, जब नतीजे आए, तो अचानक से पूर्ण बहुमत की स्थिति में आ गई कांग्रेस पार्टी। इसके लिए बहुत जरूरी है कि उस अलायंस में, जो अलायंस नहीं बनाई थी वहाँ पर कांग्रेस पार्टी, उसने पूरी सीटों पर चुनाव में लड़ने का फैसला किया था। संभव है कि चुनाव का ऐलान होते होते, उसकी तारीख का ऐलान होते होते बिहार में भी अपनी मजबूत स्थिति को देख के कांग्रेस पार्टी महागठबंधन से बाहर जाए, या बिहार में जो मैजिकल फिगर है पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए 122 की संख्या है, 243 सदस्यीय विधानसभा में 122 सीटें बहुत जरूरी हैं, जो दल लाएगा वो पूर्ण बहुमत की सरकार बना पाएगा। जो महागठबंधन, जो विपक्ष का गठबंधन है, जो इंडी गठबंधन है, उस अलायंस में कांग्रेस पार्टी हासिल कर पाएगी 145 सीट चुनाव लड़ना, ये मुनासिब नहीं लगता है। क्योंकि अगर ऐसी स्थिति होगी तो जो बड़ा दल है वहाँ पर तेजस्वी यादव का दल आरजेडी, उसको 100 से कम सीटें पर लड़नी पड़ेगी। पिछली बार तेजस्वी यादव
जो आरजेडी बड़ी दल हैं उन्होंने 145 सीटों पर चुनाव लड़ा था, कांग्रेस पार्टी को 70 सीटें मिली थी। तो ये मुश्किल सूरत में हो सकता है कांग्रेस पार्टी कोई दलित चेहरा सामने करके अलायंस से बाहर जाके अपने उम्मीदवारों को लड़ाए। हालात अगर मजबूत हुए तो कोई दलित का चेहरा, ओबीसी, जैसे मैंने गणित बताया, बिहार ही एक ऐसा प्रांत है जहाँ पे स्पष्ट है कितनी किसकी आबादी है, क्या उसकी आबादी के हिसाब से उसे हिस्सेदारी सुनिश्चित हो सकती है। ऐसा कुछ हो सकता है कि ऐन मौके पर कांग्रेस पार्टी अपनी गारंटी, न्याय गारंटी योजना के तहत महिला जो वहाँ एक बड़ी आबादी, बड़ा फोर्स है, नीतीश कुमार की जीत को सुनिश्चित करता है, उसको तोड़ने के लिए कह दे कि महिलाओं के लिए कुछ खास मुफ्त का काम हो, जैसे कि तेलंगाना में हुआ था, मुफ्त बस सेवा मिल गई महिलाओं को एक झटके में, जैसे रेवंत रेड्डी सरकार आई। इसी ढंग से बीमा की राशि बढ़ा देगी। बहुत सारी चीज़ें हैं जो गारंटी योजना के तहत मुफ्त दे सकती है, एन मौके पे दे सकती है कांग्रेस पार्टी, अगर वो चेहरा अपना बदल ले। जैसा कहा कि चुनाव जो जातिगत जनगणना में क्लियर है, वहाँ पे जो सबसे बड़ी आबादी है वो ईबीसी की आबादी है, 36% की आबादी है, जिसके ग्राउंड पर लेकर लड़ रहे हैं मुकेश साहनी अपने हिसाब से पूरी पॉलिटिक्स को। अगर वो आबादी कांग्रेस के पास वापस लौटती है, दलितों का आबादी, महादलित और दलित मिलाकर तकरीबन 20% है, जिस ढंग से चिराग पासवान मंद हुए पड़े हैं, वो एग्रेशन नहीं है, तो ये आबादी खुली आबादी है। हो सकता है ये 20% आबादी धीरे धीरे शनय शनय कांग्रेस की ओर बढ़ जाए, क्योंकि ओरिजिनली ये कांग्रेस के साथ रही थी। इसी ढंग से महिला जो वहाँ बड़ा सशक्त है अपने हिसाब से, नीतीश कुमार ने उन्हें बड़ा सशक्तिकरण दिया है। कहते हैं शराबबंदी वगैरह मामला ऐसा कुछ है जिसकी वजह से नीतीश कुमार के पक्ष में वो महिलाएं रही हैं, जो 2020 में नीतीश कुमार अगर अच्छे वोट प्रतिशत ला पाए, सीटें जीत पाए, तो इसके पीछे अकेले रह करके भी, चारों तरफ से घिरे होने के बावजूद भी मुख्यमंत्री बन पाए, तो उसके पीछे महिलाओं वोटर ही थी। तो महिला वोटर का जो योगदान है उसको कांग्रेस पार्टी की जंग तोड़ पाती। राजनीतिक संभावनाओं का खेल है और ये मुमकिन है कि कांग्रेस पार्टी आखिरी वक्त पे ऐसा कुछ करे जो देखते रह जाए तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव, और अचानक से लगे कि कांग्रेस पार्टी एक बलशाली होकर चली आई है। कांग्रेस पार्टी को दरअसल आता है सत्ता में कैसे रहा जाता है। वो आरजेडी के शासन में भी, जेडीयू के शासन में भी तकरीबन 10-12 साल तक सत्ता में, बिहार की सत्ता में परोक्ष तौर पे ही सही बनी रही है। तो कांग्रेस पार्टी ज़्यादा दिन तक सत्ता से अलग नहीं रह सकती है, और सत्ता से नहीं अलग रहने का नुक्सा है उसमें यही है कि मुमकिन है आखिरी वक्त पे कोई दलित चेहरा, कोई अत्यंत पिछड़े वर्ग का चेहरा अचानक से कांग्रेस पार्टी सामने कर दे और अपनी सरकार बना ले बिहार में। राजनीतिक की संभावनाओं पर अगले एपिसोड में हम फिर से बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।